जय हिंद साथियों, आज हम देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक, क्या देखेंगे? वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। पहली वीडियो में हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति में कैसे ज्ञात करते हैं ज्ञात कर चुके हैं, और इसमें देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर कैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीजें जाननी आवश्यकता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए कार्य करता है। समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं आपको दी हुई है, तो आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे समकोण त्रिभुज क्या होता है? समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है, एक कर्ण होता है। सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है और नीचे होता है आधार। ठीक, ये होती है आधार, ये होती है लंब, और सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण होती है। ठीक, और पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के बराबर होती है। ठीक, यही होती है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कोण का स्क्वायर, ठीक, कोण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक, यही होती है कोण पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय का आपको आवश्यकता पड़ेगी, तथा एक सूत्र है त्रिकोणमिति का, एक सूत्र यूज है इसमें। वह सूत्र क्या है? cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भैया? cos 2 थीटा, cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। एक सूत्र और होता है cos 2 थीटा के, एक सूत्र और लिख सकते हैं क्या? इसी के इक्वल टू लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, 2 साइन स्क्वायर थीटा। हमको इस डेरिवेशन में कौन सा सूत्र का यूज लेना है? इस डेरिवेशन में हम पहले वाला सूत्र का यूज लेना है, इसलिए दूसरा वाला मिटा देते हैं। ठीक, इतना लिख लीजिए कि क्या है इस डेरिवेशन में पाइथागोरस प्रमेय का छोटा सा यूज है, बहुत छोटा सा। देखिए, इसमें से आपको दो भुजाएं पता है, इसमें से कोई भी दो भुजाएं आपको पता है तो तीसरी भुजा आप निकाल सकते हैं। बस इसी के लिए प्रयोग है, यहाँ पर इसका प्रयुक्त किया जाएगा, इसका उपयोग में लिया जाएगा। इसको पाइथागोरस प्रमेय को तीसरी भुजा में, दो भुजाएं में पाते होंगे, तीसरी भुजा पता करने। ठीक, और एक यहाँ सूत्र है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक, ये सूत्र हो गए। और आपको बल की दिशा, बल की परिणामी कैसे निकालते हैं? वैद्युत क्षेत्र की, वैद्युत क्षेत्र की परिणामी कैसे निकालते हैं? तीनों स्थिति आपको पता होंगी, नहीं पता होंगी तो चलिए एक बार जल्दी जल्दी से देख लेते हैं क्या है परिणामी, कैसे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकलती है। ठीक, परिणामी मतलब दो आवेश होंगे, दोनों आवेशों के कारण कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक, दोनों आवेशों के कारण कुछ ना कुछ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, परंतु दोनों एक साथ मिलकर कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे उसी को कहते हैं परिणामी। दोनों मिलकर एक साथ कितने वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहे हैं उसी को कहते हैं परिणामी। ठीक है, पहली स्थिति में क्या होती है? पहले वैद्युत बल देख लेते हैं। वैद्युत बल की दिशा किधर होती है? देखिए, दो समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, परंतु दो विपरीत आवेशों के बीच कौन सा बल लगता है? आकर्षण बल लगता है। देखिए, पहला है, मान लीजिए कोई आवेश है, दोनों आवेश है पॉजिटिव, ये आवेश पॉजिटिव है, ये भी आवेश पॉजिटिव है। ठीक है, तो इनके बीच कौन सा बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल? प्रतिकर्षण बल लगता है। ठीक, इन दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। ठीक, यदि एक निगेटिव आवेश है और एक पॉजिटिव आवेश हो तो इनके बीच कौन सा बल कार्य करता है? आकर्षण बल। कौन सा बल? आकर्षण बल कार्य करता है। इन दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करेगा। ठीक है, आकर्षण बल। और इनकी दिशा क्या होगी भैया? दोनों की दिशा विपरीत होगी। दोनों स्थितियां में दिशाएं क्या होंगी? विपरीत होंगी। कैसे? चलिए देखते हैं कैसे दोनों स्थितियां में जो दिशा होंगी विपरीत होंगी। आकर्षण, देखिए, दो समान प्रकृति के आवेशों को बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, परंतु दो विपरीत आवेशों के बीच आकर्षण बल लगता है। देखिए, यहाँ इस दोनों आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल लगेगा। ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर। दिशा भिन्न हुई कि नहीं? दोनों की दिशा, एक की दिशा उधर है, एक की दिशा इधर है। ठीक है, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा उधर, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा इधर। दोनों के बीच दिशा भी अलग अलग हो गई और बल प्रतिकर्षण लगेगा। परंतु देखिए, आकर्ष ये जब दो आवेश भिन्न भिन्न होते हैं, भिन्न दो, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है, तो इनके बीच भी क्या? आकर्षण बल कार्य करता है। इनकी भी दिशा भिन्न होती है। ठीक है, ये इसको आकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा। ठीक, इस प्रकार से इसमें भी दिशाएं भिन्न ही होती हैं। ठीक, ये इसको आकर्षित करेगा, ये इसको आकर्षित करेगा। दोनों मिलकर कितना आकर्षित करेंगे या दोनों मिलकर कितना प्रतिकर्षित करेंगे उसे कहते हैं परिणामी। ठीक है, परिणामी की तीन स्थितियां हैं, तीन सूत्र हैं। तीन, जैसे मान लीजिए कोई, जब दोनों बल समान दिशा में लग रहे हो
तो कैसे निकालेंगे? जब दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हो तो कैसे निकालेंगे? यदि दोनों बल किसी कोण पे लग रहे हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए पहली स्थितियां क्या होती है, पहली स्थिति परिणामी निकालने के लिए क्या होता है, जब दोनों बल समान दिशा में लग रहे हो, ठीक, क्या समान दिशा में लग रहे हो, ध्यान से देखिएगा, ये आपको जानना जरूरी है, ठीक है। जब दोनों बल समान दिशा में लग रहे हो तभी आपको समझ में आएगा, समान दिशा में लग रहे हो। जब दोनों बल समान दिशा में लग रहे हो, दो आवेश है और दोनों एक दिशा में बल लगा रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए ये है F1 और ये है F2, ठीक है। इन दोनों की दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर है, ठीक। इन दोनों की दिशा क्या है, एक समान है। तो परिणामी दोनों बल, देखिए इसकी भी दिशा इधर है, इसकी भी दिशा इधर है, अब दोनों मिलकर कितना बल लगा रहे हैं, इसे कहते हैं परिणामी, ठीक है। दोनों अलग अलग बल लगा रहे हैं लेकिन दोनों मिलकर कितना लगा रहे हैं उसे कहते हैं परिणामी बल। देखिए परिणामी बल कैसे निकलेगा, F1 F2 तो है, परिणामी कैसे निकलता है, परिणामी F इक्वल टू क्या होगा, परिणामी F इक्वल टू क्या होगा, जब दोनों बल समान दिशा में लगते हैं तो इसको क्या लिखते हैं, इसका सूत्र क्या होता है, F1 प्लस F2, ठीक है। जब दोनों बल समान दिशा में लग रहे होते हैं तो उनका परिणामी कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, परिणामी बल निकल जाते हैं। परंतु जब दोनों विपरीत दिशा में लग रहे हो तो कैसे निकालते हैं, देखिए दूसरी स्थिति क्या है, जब दोनों बल एक बात ध्यान रखिएगा कि दोनों बल जब दो आवेश होते हैं, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव हो, दोनों जब बल लगाते हैं, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं या एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, तो दोनों में एक संबंध एक का बल लगता है, दोनों बराबर बल लगाते हैं, दोनों एक समान प्रतिकर्षित करेंगे, दोनों एक समान आकर्षित करेंगे, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए दूसरी स्थिति क्या है, जब दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हो, ठीक, विपरीत दिशा में, जब दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हो, विपरीत दिशा में हो, ठीक, जब दोनों बल विपरीत दिशा में हो, कैसे, देखिए ये है F1 ये है F2, ठीक, ये इधर लग रहा हो और ये इधर लग रहा हो, ठीक, ये बल इधर लगा रहे हैं और ये बल इधर लगा रहे हैं, ठीक, F2 बल इधर लगा रहा है और F1 बल इधर लगा रहा है, तो परिणामी कैसे निकलेगा, भैया बल तो दोनों लगा रहे हैं, ठीक, बल तो दो लग रहे हैं लेकिन हमें परिणामी चाहिए, दोनों मिलकर कितना लगा रहे हैं उसे कहते हैं परिणामी, वही हमको परिणामी चाहिए। तो इसके लिए क्या सूत्र होता है, क्या करते हैं, जो परिणामी F होता है वो F1 F2, इसका मतलब क्या होता है, जो बड़ा वाला बल है, जो बड़ा बल उसमें छोटा वाला बल को घटा देते हैं, परिणामी बल निकल जाता है। कैसे, देखिए जो बल अधिक लगेगा उसमें से जो बल कम लग रहा है उसको घटा देंगे तो क्या परिणामी बल निकल जाएगा। देखिए यदि यदि F1 बड़ा है, यदि F1 F2 से ज्यादा लग रहा है, यदि F1 F2 से ज्यादा लग रहा है, F1 बड़ा है F2 से ज्यादा लग रहा है, तो क्या करते हैं F1 माइनस F2 कर देंगे, ठीक, F1 माइनस F2 करेंगे। यदि F2 ज्यादा लग रहा हो, ठीक, F2 ज्यादा लग रहा हो F1 से, तो क्या करेंगे, F2 माइनस F1 कर देंगे, ठीक, F2 माइनस F1 कर देंगे, ठीक है। ऐसे जो बल अधिक लगेगा उसमें से जो बल कम रहेगा उसको घटा देंगे, ठीक है। इसका सूत्र क्या होगा, सूत्र तो लिख ही दिए भैया, F इक्वल टू क्या है, जो बल अधिक लगेगा, इसका मतलब जो बल अधिक लगेगा उसमें से कम वाला घटा देंगे। यदि F1 अधिक लग रहा हो F1 में से F2 घटा देंगे, यदि F2 अधिक लग रहा हो तो F2 में से F1 घटा देंगे, ठीक है। और तीसरी स्थितियां देखिए, एक स्थिति में तो दोनों समान दिशा में बल लगा रहे थे और दूसरी स्थिति में दोनों विपरीत दिशा में बल लगा रहे हैं, परंतु तीसरी स्थिति में न तो समान दिशा में, देखिए ये न तो समान दिशा में न तो विपरीत दिशा में, एक इधर लगा रहे हैं एक इधर लगा रहा है, ठीक, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लगा है, दोनों विपरीत लग रहे हैं, न तो समान है न तो दोनों समान है न तो दोनों विपरीत है, क्या है, किसी एंगल पे है। यहाँ पे देखिए 90 डिग्री या 90 डिग्री हो या इतना डिग्री हो, ये भी तो न तो समान है न तो विपरीत है, एक इधर लग रहा है और एक इधर लग रहा है, किसी एंगल पे लग रहा है, क्या बल एंगल पे लग रहा है, एक इधर लग रहा है एक इधर लग रहा है। इस स्थिति में कैसे परिणामी बल निकालते हैं, देखिए तीसरी स्थिति क्या है, तीसरी स्थिति क्या है, जब दोनों बल किसी कोण पर लग रहे हो, ठीक, किसी कोण पर लग रहे हो, कोण पर लग रहे हो,
जब दोनों बल किसी कोण पे लग रहे हो तो क्या करते हैं, तो इसका परिणामी कैसे निकालते हैं, जैसे जैसे कि देखिए जो F1 है, F1 लग रहा है इस दिशा में, ठीक, F1 इस दिशा में लग रहा है, और जो F2 है, F2 लग रहा है इस दिशा में, ठीक। F1 ऊपर इधर इधर दिशा में लग रही है और F2 इधर दिशा में लग रही है, तो इसका परिणामी कैसे निकालते हैं, परिणामी F इक्वल टू क्या होगा, परिणामी F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू होगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा, ठीक, का अंडर रूट, ऑल अंडर रूट, ठीक। जब जब दोनों बल किसी एंगल पे लग रहे हो, एक का इधर एक का इधर, किसी कोण पे लग रहे हो, तो कैसे परिणामी निकालते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा का होल अंडर रूट, ठीक। ऐसे निकालते हैं तीसरी स्थिति में परिणामी वैद्युत बल, और ऐसे वैद्युत क्षेत्र भी निकालते हैं, वैद्युत क्षेत्र ई भी जब समान दिशा में, जब ऐसे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्ञात करते हैं, ठीक। अभी जब हम करेंगे आपको समझ में आएगा, इसमें तीसरी स्थिति है, इसमें इस डेरिवेशन में इसमें जो तीसरी स्थिति है वही काम आने वाली है, ठीक है। दोनों बल किसी एंगल पे लगेंगे, क्योंकि हम निरक्ष पे निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब डायरेक्ट आ जाते हैं अपने डेरिवेशन पे, भैया वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक। अक्ष पे कैसे ज्ञात करते हैं ये तो हमने देख लिया है, अब निरक्ष पे कैसे ज्ञात करते हैं देख लीजिए, ठीक है। अक्ष पे कैसे ज्ञात करते हैं अगली वीडियो में देख लिया, अब निरक्ष पे कैसे ज्ञात करते हैं वो देख लीजिए, ठीक। देखिए यह है कोई वैद्युत द्विध्रुव, क्या कोई आवेश है माइनस क्यू, इतना नीचे बनाना पड़ेगा ना थोड़ा सा, इसका चित्र बड़ा है, ठीक, बड़ा है कह रहे हैं, यह कोई आवेश माइनस क्यू, ठीक, ये कोई आवेश है प्लस क्यू, ठीक, यहाँ से एल, यहाँ से एल, दूरी कितनी है 2l लंबाई है, यही होती है ना भैया वैद्युत ध्रुव। वैद्युत ध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश, दो बराबर परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पे बिल्कुल बिल्कुल कम दूरी पर रखे हो, इस प्रकार बने निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। और वैद्युत द्विध्रुव क्या कहते हैं, सॉरी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव में आवेशों तथा आवेशों के बीच की दूरी को गुणनफल को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P क्या होता है, इनके आवेश के तथा इनके बीच की दूरी के गुणनफल को Q इंटू 2L को क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। तो यह है वैद्युत द्विध्रुव, इसके कारण अक्ष पे कैसे चुंबकीय सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, अक्ष और ऊपर होता है निरक्ष, ठीक है। तो अक्ष पे कैसे निकालते हैं, निकाल चुके हैं, अब देखिए निरक्ष पे कैसे निकालते हैं, ठीक है। इससे निरक्ष पे r दूरी पे, ठीक है, r दूरी पे कितना भी दूरी आप निकाल सकते हैं, जहां तक इनकी वैद्युत क्षेत्र होगी, जहां तक इसकी वैद्युत क्षेत्र होगी वहां तक इनकी तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। हम r दूरी पर निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई बिंदु P है, यहाँ पे कोई बिंदु P है जहां पर हम ज्ञात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी दूरी पे, ये r दूरी पे, ठीक है, r दूरी पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम ज्ञात करेंगे, ठीक। देखिए यहाँ से सेंटर से यहाँ तक की दूरी कितनी है r, अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, r थोड़ी होगी, r से कुछ अधिक होगी, r तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी r, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी होगी r, परंतु यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, कुछ बढ़ जाएगी, ठीक, कुछ बढ़ जाएगी, कैसे, देखिए यहाँ से हमको यहाँ तक की दूरी निकालनी है, इसके कारण यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है इसकी, यह कितना जटिल यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है, इसी को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कितना अधिक, कितना इसके पास औकात है वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करने की, उसी को कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कितनी जटिल कितनी अधिक उत्पन्न कर रही है उसे तीव्रता कहते हैं, ठीक है। तो इसके कारण यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और इसके कारण यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। इसके कारण यहाँ पर अब दूरी मिला दिए भैया, यहाँ से यहाँ तक की कितनी दूरी है ज्ञात करनी है, ठीक है। इसको ज्ञात करनी है कितनी दूरी है, और इसको ज्ञात करनी है कितनी दूरी है। देखिए यह है निगेटिव आवेश, ठीक, यह है निगेटिव, यह है पॉजिटिव, यह इसकी दिशा, इसकी बल की दिशा किधर होगी भैया, यह क्या है, यह निगेटिव, यह आकर्षित करेगा, ठीक है, निगेटिव है आकर्षित करेगी, इसकी बल की दिशा इधर होगी, ठीक, यह निगेटिव इधर, इसकी बल की दिशा इधर होगी, परंतु ये पॉजिटिव, इसकी दिशा किधर होगी, इसकी दिशा इधर होगी, ठीक, इसकी दिशा इधर होगी। अब यहाँ बन रहा होगा कुछ कोण, ठीक,
समथिंग ए कुछ कोण बना है, इसके कारण यहाँ पे एक कोण बन रहा है, एक थीटा बन रहा है, ठीक। और इसके कारण, इस आवेश के कारण यहाँ एक कोण बन रहा है, ठीक। यहाँ कुछ कोण बन रहा है, दोनों के कारण कोण बन रहा है। इसकी दिशा ऊपर होगी और इसकी दिशा नीचे होगी, ठीक है। और दोनों अलग अलग एक एक कोण बना रहे हैं, ठीक है। दोनों अलग अलग एक एक कोण बना रहे हैं। एक के कारण निकालेंगे तो एक कोण लेंगे, एक के कारण निकालेंगे तो एक कोण लेंगे, परंतु दोनों का परिणामी निकालेंगे, हम दोनों को मिलाकर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है निकालेंगे तो क्या लेंगे, 2 थीटा लेंगे। कितने कोण है, 2। दोनों मिलाकर परिणामी क्या होगा, 2 थीटा। तो हमें परिणामी निकालना है, तो यहाँ पर थीटा जब ले रहेगा, परिणामी जब निकालेंगे तो 2 थीटा लेंगे, ठीक है। ठीक है। अब ये दूरी कैसे ज्ञात करें, इस यही दूरी ज्ञात करने के लिए हम आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा होगा कि यहाँ पर लंब है, बिल्कुल सीधा ये लंब दिख रहा है, आधार दिख रहा है। आपको आधार भी पता है, आधार की लंबाई है L और लंब की लंबाई है R, ठीक है। तो आपको 2 भुजाएं पता है, तो आप तीसरी भुजाएं ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से। उससे पहले, दूरी ज्ञात करने से पहले आपको जो लिखे हैं यहाँ पर, जो बना है, इसको, इसकी रचना लिखना पड़ता है, ठीक है। आप रचना लिख देते हैं, आपको ये, आप यदि रचना लिख देते हैं तो ये पता चलता है कि आपने कितनी अच्छी से यह पढ़ी है, ठीक है। रचना लिखनी जरूरी होती है, एग्जाम में रचना लिखना बहुत जरूरी होती है। रचना कैसे लिखते हैं, जो जो यहाँ किए हैं वही रचना में लिख देते हैं, वही होती है रचना। आप रचना अपने मन से कैसे भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं जो हम लिख रहे हैं वही सही है, वही उतार लें आप अपने हिसाब से जो यहाँ पर आप किए हैं कार्य वही लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं हम क्या क्या कार्य किए हैं। पहले पहले मान लिया कि कोई वैद्युत ध्रुव है, ठीक है। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक। माना कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसका आवेश Q है, ठीक। जिसका आवेश Q है तथा जिनके बीच की दूरी तथा इनकी बीच की दूरी इनकी बीच की दूरी इनकी बीच की दूरी 2L है, ठीक। इनकी बीच कितनी दूरी है, 2L। एक L इसके इसके केंद्र, इसके सेंटर से यहाँ, इसके सेंटर से L यहाँ, 2L। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी है, 2L। तथा इससे R दूरी पे क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। इससे R दूरी पर बिंदु P है तथा जिससे R दूरी पर R दूरी पर बिंदु P है, जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, ठीक। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ज्ञात करना है। कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसे R दूरी पे कोई बिंदु P ले रहे हैं निरक्ष पे, कहाँ पे, हाँ निरक्ष पे, ठीक है। कोई वैद्युत द्विध्रुव है, इसे R दूरी पे कोई बिंदु P है निरक्ष पे, जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी, यही हम लिखे। और क्या लिखे भैया, माना कोई वैद्युत ध्रुव है जिसका आवेश Q है, जिनका आवेश क्या है, Q है। दोनों विपरीत आवेश, परंतु इनका मान बराबर है, ठीक है। दोनों बराबर है तथा इनके बीच की दूरी 2L है, जिससे R दूरी पे कोई बिंदु P है जहाँ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है। बस इतना ही होता है। इसका डिस्क्रिप्शन, इसकी रचना होती है, ये लिखना जरूरी होता है। अब चलिए देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ये कैसे निकलेगा, ये दूरी कैसे निकलेगी। पाइथागोरस प्रमेय क्या बताते हैं, कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ दूरी निकाल लेंगे, ठीक है। लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। या आपको सफ में लिखना जरूरी नहीं है, आप रफ में भी लिख सकते हैं, और रफ में लिख के यह दूरी निकाल सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, ठीक। आप सफ में लिख भी सकते हैं, नहीं लिखे तो भी कोई बात नहीं, आप रफ में निकाल के इसकी दूरी यहाँ पे लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कोण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ पे कोण क्या है,
कौन है माइनस क्यू पी, ठीक, माइनस क्यू पी का स्क्वायर, कौन क्या है माइनस क्यू पी, ठीक, बिंदु पी है ना यहाँ पे, यहाँ बिंदु पी है तो माइनस क्यू पी है कौन, यह है आधार और यह है लंब। आपको समकोण त्रिभुज दिख रहा होगा, यहाँ कोण कितना बना 90 डिग्री कोण बन रहा है, ठीक, आप कोण 90 डिग्री बन रहा है। तो इक्वल टू क्या होगा, आधार कितना है एल, एल का स्क्वायर प्लस लंब क्या है आर, आर का स्क्वायर। अब देखिए निकल गया कर्ण का स्क्वायर, हमें निकला है कर्ण का स्क्वायर, हमें केवल चाहिए कर्ण, कर्ण का स्क्वायर इसमें इसमें स्क्वायर में निकल गया, तो स्क्वायर स्क्वायर हमको केवल माइनस क्यूपी चाहिए, और यहाँ क्या दिया माइनस क्यूपी का स्क्वायर, ठीक है, हमें डबल नहीं चाहिए, केवल माइनस क्यूपी चाहिए। जब क्यूपी का यहाँ पे जब स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब निकल गया ना माइनस क्यूपी कितना है, माइनस क्यूपी कितना है अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ दूरी कितनी निकल गई, यहाँ दूरी कितनी निकल गई, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब इसकी भी दूरी उतना ही होगी, क्यों, क्योंकि इसके भी लिए आधार एल ही है और लंब आर है, ठीक है, आधार और लंब समान है तो इसका भी कर्ण क्या आएगा, इसका भी कर्ण ये अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा या एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा, ठीक, इसके लिए भी दूरी यही आएगी, ठीक। अब देख लेते हैं, अब इतना हो चुका कि देखिए वैद्युत दूरी, इससे आर दूरी पर कोई बिंदु पी है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहाँ इस आवेश से यहाँ बिंदु पी तक की दूरी निकल गई। अब देखते हैं कि इस आवेश के कारण यहाँ कितनी वैद्युत क्षेत्र है, ठीक, इस आवेश के कारण यहाँ कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, उसके बाद देखेंगे इस आवेश के कारण यहाँ कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, फिर दोनों का परिणामी निकाल देंगे, वही है वही पूरी निकल जाएगी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपन आर स्क्वायर, ठीक, यही होता है जी वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र। ये भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो भी है इसकी डेरिवेशन सूत्र तो सारा हम देख लिए एक वीडियो में, ठीक है, नहीं देखे हो तो देख लीजिएगा, ये फॉर्मूला, ठीक, ये फॉर्मूला है, ठीक। अब देखिए ये फॉर्मूला है, इसमें पहली वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले हैं पहले आवेश के कारण, पहले आवेश के कारण यहाँ पर बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नियतांक ऐसे ही रहेगा, ठीक, और आवेश क्या है माइनस क्यू आवेश नहीं लेंगे कि इसमें जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो आवेश की प्रकृति नहीं लेते हैं, आवेश का केवल मान लेते हैं, ठीक है, इसलिए केवल पॉजिटिव आवेश लेंगे। परंतु अब जब वैद्युत विभव ज्ञात करेंगे, वैद्युत विभव भी अक्ष स्थिति में निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करते हैं, उसमें आवेश की प्रकृति लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर केवल आवेश लेंगे, आवेश की प्रकृति नहीं लेंगे, आवेश निगेटिव या पॉजिटिव केवल पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस बात को। यहाँ क्या होगा, आवेश तो क्यू है परंतु दूरी कितनी है, दूरी यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ की दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल अंडर रूट 2 सॉरी का स्क्वायर, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का स्क्वायर क्या है आर, आर का स्क्वायर है तो इस आर का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, यह है समीकरण नंबर 1, यह समीकरण नंबर 1 है। अब समीकरण अब देखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण यहाँ पर कितनी इसकी, अब इसके कारण यहाँ पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है, प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, ठीक है, क्या है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, E2, E2 क्या है, ये तो इसके कारण यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता थी E1, अब इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू क्या हुआ, 1/4πε0 क्यू अपन, दूरी कितनी है, दूरी है, इसके लिए भी दूरी r² प्लस l² का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यदि अंडर रूट पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, यहाँ पर हम लिखे नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अंडर रूट स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, केवल क्या बचेगा, 1/4πε0 Q/r² प्लस l², ठीक है। किसी अंडर रूट पे स्क्वायर होता है तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ठीक। तो यहाँ फाइनली क्या हो जाएगा, E2 इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² प्लस l², ठीक। क्या है समीकरण नंबर 1 या समीकरण नंबर 2। देखिए अब दोनों आवेशों के कारण दोनों आवेशों के कारण कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमने ज्ञात कर लिया। अब दोनों मिलकर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न कर रहे हैं वह ज्ञात करेंगे, यानी कि परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, ठीक है। दोनों आवेशों के कारण दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर ली है, अब परिणामी दोनों मिलकर कितना उत्पन्न करेंगे यह ज्ञात करेंगे, ठीक। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकलेगी, ठीक है। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता ली है, ठीक है। परिणामी क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, परिणामी क्षेत्र की तीव्रता के लिए क्या बताए थे, इसमें दिशा क्या है, इसमें दिशा एक की दिशा इधर है एक की दिशा इधर है, तो क्या होगी इसमें परिणामी के लिए क्या निकलेगा, देखिए एक की दिशा इधर है एक की दिशा इधर है, ठीक है। किसी कोण पे है, दोनों की दिशा किसी कोण पे है, ठीक है। किसी कोण के लिए हम क्या बताए थे, जब बल की दिशा किसी कोण पे हो तो क्या करते हैं, एफ इक्वल टू परिणामी एफ के लिए क्या करते हैं, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 इंटू कॉस थीटा का होल अंडर रूट, ठीक। एक बताते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या निकलेगी, जब किसी कोण पे होता कौन सा सूत्र लगाएंगे, परिणामी E इक्वल टू क्या होगी, परिणामी E इक्वल टू होगा E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 इंटू कॉस थीटा, क्या होगी कॉस थीटा का अंडर रूट, ठीक। क्या होगी E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 इंटू कॉस थीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आपको एक चीज कॉमन दिख रही होगी कि जो E1 है 1/4πε0 Q/r² प्लस l², और E2 है 1/4πε0 Q/r² प्लस l², ठीक है। E1 व E2 दोनों आपको समान दिख रहे होंगे, ठीक। क्या E1 व E2 बिल्कुल समान है, E1 व E2 का मान बिल्कुल समान है, इसलिए अब इसमें जब आप E1 व E2 का मान रखेंगे, जब इसमें आप E1 व E2 का मान रखेंगे तो आपका बिल्कुल सोल्यूशन सही, जब सोल्यूशन पूरा कर लेंगे तो आपका निकल जाएगा आंसर E इक्वल टू E का पूरा परिणामी क्षेत्र निकल जाएगा। परंतु इतना जब दोनों समान है, जब दोनों समान ही है तो दोनों को रख के इतना लंबी कैलकुलेशन क्यों करें, दोनों के बराबर x मान लेते हैं, और दोनों जहां जहां इतना मान रखना पड़ेगा वहां केवल x लिख देंगे, ठीक। और लास्ट में जब पूरी कैलकुलेशन कर लेंगे तो x का मान रख देंगे, निकल जाएगी हमारी फाइनली परिणामी क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी, ठीक है। तो क्या है, चूंकि मान लेंगे हम, चूंकि मानेंगे सॉरी चूंकि E1 व E2 बराबर है, E1 व E2 बराबर है, इसलिए हम मान लेंगे, इसलिए माना E1 व E2 बराबर है, इसलिए मान लेंगे कि E1 E2 बराबर है, इसलिए इसके बराबर मान लेते हैं x, E1 E2 इक्वल टू x मान लेते हैं। अब देखिए अब जहां जहां आपको इतना मान रखना पड़ता है वहां केवल x रखना पड़ेगा, ठीक। वहां केवल x रखना पड़ेगा, और तो देखिए कैसे कैसे रखेंगे, अब कैलकुलेशन आसान हो गई, आराम से हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू एक्स का स्क्वायर
प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस 2xx इंटू कॉस। अब थीटा का स्थान पे क्या रखेंगे? थीटा परिणामी निकाल रहे हैं, केवल एक के कारण निकालते, एक आवेश के कारण निकालते, तो थीटा थीटा केवल एक लेते हैं, परंतु परिणामी निकाले हैं, दोनों के कारण निकाले तो दोनों के कारण अलग अलग कोण बने, अलग अलग थीटा बन रहा है, तो क्या लेंगे? दोनों जब परिणामी निकालेंगे और दोनों के अलग अलग कोण है तो दोनों क्या लेंगे? दो थीटा लेंगे, दोनों थीटा ले लेंगे, ठीक। 2 थीटा परिणामी क्या लेंगे? 2 थीटा। अब ई इक्वल टू एक्स का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस इंटू कॉस 2 थीटा, ठीक। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर मिलकर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, और एक्स एक्स मिलकर क्या हो जाएंगे? एक्स गुणे एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। जैसे ए प्लस ए होता है 2a, ठीक। ए प्लस ए होता है 2a, और ए इंटू ए क्या होता है? ए इंटू ए इक्वल टू क्या होता है? ए स्क्वायर। वैसे ही एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, और एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर, ठीक। ऊपर लिखते हैं, आप इसको मिटाते हैं, इसको लिख लीजिए एक बार, ठीक। एक बार देख लीजिए, अब ऊपर लिखते हैं, ठीक। ऊपर से फिर मिटा के लिखते हैं। देखिए ई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू कॉस 2 थीटा। अब क्या करेंगे? यहाँ पर ई इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर मिलकर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, और 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर, ठीक। 2x स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा का अंडर रूट। अब देखिए यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा होगा, क्या? 2x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। दोनों में 2x स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? 1 बचेगा, प्लस कॉस थीटा कॉस 2 थीटा अंडर रूट, ठीक है। यही बचा ना। देखिए कॉमन लेने का मतलब क्या होता है? जो कॉमन लेते हैं उसी संख्या से भाग भी दे रहे हैं और गुणा भी कर रहे हैं। जो कॉमन लेने का मतलब होता है 2x स्क्वायर से इसमें भाग भी किए हैं और गुणा भी किए हैं। अब यानी कि अब 2x स्क्वायर को इसमें गुणा करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ठीक। जब 2x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर वाला भी मिलेगा, देख लीजिए करके। जब इसका इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा? इसमें इसका एक में गुणा करेंगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर 2x स्क्वायर का इसमें गुणा करेंगे तो क्या जाएगा? 2x स्क्वायर इंटू कॉस 2 थीटा, 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। तो कॉमन लेने का मतलब यही होता है, ऊपर नीचे ऊपर गुणा करते हैं और नीचे से भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको हम बताए थे, स्टार्टिंग में बताए थे कि cos 2 थीटा का सूत्र क्या होता है। cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है? cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक। 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है cos 2 थीटा का सूत्र। अब यहाँ पर रख देंगे, इक्वल टू क्या हो जाएगा? इक्वल टू 2x स्क्वायर ऐसा ही रहेगा, ठीक। 1 cos 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब इस यहाँ माइनस 1 है और यहाँ प्लस 1 है तो क्या जाएंगे? कट जाएंगे, माइनस 1 और प्लस 1 मिलके खत्म हो जाएंगे, ठीक। अब क्या बचा? अब बचा 2x स्क्वायर इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा। क्या बचा? 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। अब दोनों को गुणा कर दीजिए, जब दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। जब दोनों को गुणा कर देंगे तो क्या बचेगा? 4x स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब किसी पे अंडर रूट का मतलब क्या होता है? किसी संख्या पर अंडर रूट का मतलब क्या होता है? घात 1/2। जैसे ए है, इसका ये अंडर रूट ए है, इसको क्या लिख सकते हैं? ए पर 1/2, ए पर 1/2।
और अब इसका भी स्क्वायर हो, अब इसका भी स्क्वायर हो, किसी पे √2 है और इसका भी स्क्वायर हो, इस पे 2 हो, तो इससे क्या होता है 2 से 2 कट जाता है, फाइनली मिलता है ए। ठीक, यानी कि किसी चीज का √ हो और उसका स्क्वायर हो, उसमें संख्या का स्क्वायर हो तो क्या होता है √ हट जाता है। देखिए इस स्क्वायर से इस स्क्वायर से इसका √ हट जाएगा, इसके स्क्वायर से इसका हट जाएगा, और 4 का √ क्या होता है 2। 4 को क्या लिख सकते हैं 2 पे पावर 2 लिख सकते हैं ना, तो इसके लिए 2 से इसका √ कट जाएगा, तो फाइनली क्या होगा इक्वल टू होगा इक्वल टू √ हट जाएगा, हो जाएगा 2x cos थीटा, 2x cos थीटा। अब देखिए कैलकुलेशन कितना आसान हो गई। ठीक, अब कैलकुलेशन कितना आसान हो गया। अब यहाँ x का मान रख देंगे, उतना लंबा रखते 1/4πε0 Q/r² प्लस L² रख के करते हैं। कहा उसके स्थान पे x मान लिए, x रख के किए, अब केवल x बचा, अब यहाँ मान रख दीजिए, जो जो मान है वह रख दीजिए। इक्वल टू क्या होगा 2 ऐसा ही रह जाएगा। x के स्थान पे क्या था, x के स्थान पर 1/x के किसको माने थे 1/4πε0 Q/r² प्लस L²। ठीक, और cos थीटा का मान क्या है, देखिए cos थीटा इक्वल टू होता है लाल बटा कक्का से साइन कॉस टेन। कॉस का क्या होता है आधार बटा कोण। ठीक है, कॉस थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण। इसमें आधार क्या है, आधार है L और कोण क्या है R² प्लस L² का √ ठीक, R इसका आधार है L और कोण है R का स्क्वायर प्लस L का स्क्वायर का √2। कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, आधार बटा कोण होता है, तो क्या हो जाएगा आधार है L और कोण क्या है R² प्लस L² √ ठीक, और √ ठीक। अब cos थीटा के स्थान पे लिख सकते हैं cos थीटा इक्वल टू आधार बटा कोण होता है, तो आधार बटा कोण क्या है आधार इसमें L और कोण है R² प्लस L² का √ तो यहाँ cos थीटा का स्थान पे क्या लिख सकते हैं L/r² प्लस L² √ ठीक। अब देखिए, अब आपको पता होगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या था। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताए थे ना कि आवेश तथा उनके बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L। ठीक, P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L। अब देखिए यहाँ से इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं 1/4πε0 1/4πε0 इसका लिख सकते हैं गुणे Q/r² प्लस L²। किसी भी संख्या पर √ होता है तो उसका घात क्या लिख सकते हैं 1/2। बताए ना अभी, जैसे √a है तो उसको क्या लिख सकते हैं a पे 1/2। ठीक है, a पर घात 1/2, तो इसको क्या लिख देंगे, इस 2 को यहाँ पे गुणा कर देंगे तो क्या जाएगा 2L। देखिए 2 इंटू क्यू इंटू एल, दो तीनों गुणा में है, तो गुणा में a इंटू बी करिए या b इंटू ए करिए बराबर होते हैं। ठीक है, तो या तो Q 2 इंटू क्यू इंटू एल हो या तो 2 इंटू एल इंटू क्यू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ पर Q इंटू 2L हो जाएगा, Q इंटू 2L अपान R² प्लस L² का √2 का मतलब R² प्लस L² पे घात 1/2। ठीक है, 1/2। अब देखिए Q इंटू 2L क्या होता है P, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर Q इंटू 2L मिलके हो जाएंगे P इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q इंटू 2L मिलके हो जाएंगे P। अब देखिए जब बेस समान होते हैं, इस पे घात है 1 और इस पे घात है 1/2 और बेस दोनों का समान है, इस पे 1 है और इस पे 2 है और बेस क्या है R² प्लस L² प्लस L²। तो क्या जी घातें जुड़ जाती है, जब बेस समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, और ऊपर क्या बचा P और नीचे क्या बचेगा R² प्लस L² पर 1 प्लस 1/2। इस पे है 1, इस पे 1/2, दोनों का बेस समान है तो घाते क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे, 1 प्लस 1/2, 1 प्लस 1/2।
अब 1+1/2 क्या होता है? 1+1/2 क्या होता है? 3/2। 3/2 होता है, ठीक। 3/2, 2 एक कम 2 1 3, 3/2, ठीक है। 2 एक कम 2 1 3, 3/2 हो जाएगा। 1/2 का मतलब तो फाइनली क्या हो जाएगा? इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P/r² + L² पे 3/2, ठीक। अब इस 2 से सॉरी अभी नहीं, देखिए चूंकि जो एल होता है वायु ध्रुव में वह बहुत अल्प होती है। इनकी दूरी क्या होती है? बहुत बिल्कुल अल्प होती है। अल्प दूरी पर रखने से बने निकाय को वायु ध्रुव कहते हैं। तो दूरी बिल्कुल कम है, बिल्कुल कम दूरी होती है। तो इन दूरी को क्या मानते हैं? नगण्य मान लेते हैं। नगण्य का मतलब नहीं के बराबर मान लेते हैं। तो माना जो एल है बिल्कुल लेस 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 है, क्या? नगण्य मानने पर एल को क्या माने? नगण्य मान लेंगे। नगण्य मानने पर, ठीक। नगण्य मानने पर एल को नगण्य मान लेंगे, एल को नहीं के बराबर मान लेंगे। तो क्या हो जाएगा? ऊपर फिर से मिटाते हैं, देख लीजिए एक बार फिर से। ऊपर से फिर मिटा देते हैं। जब एल को नगण्य मान लेंगे, जब एल को नगण्य मान लेंगे यानी कि नहीं के बराबर मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा? E= हो जाएगा 1/4πε0 P/r² 3/2, ठीक। क्योंकि L² नगण्य मान लिया, L बहुत अल्प दूरी है, इसलिए L को नहीं के बराबर मान लिया। तो क्या हो जाएगा? P/r² प्लस सॉरी P/r² पे घात 3/2। अब 2 से देखिए किसी घात पे घात होती है तो घातें क्या होती है? गुणा में आ जाती हैं। जब दो दो कोई कोई अक्षर है, उसका बेस समान है, उस पे घात अलग अलग है, तो क्या होती है? घातें जुड़ जाती हैं। परंतु जब कोई संख्या होती है यहाँ पे, इस पे घात के ऊपर घात होता है, तो घातें क्या होती है? गुणा में आ जाती हैं। तो 2 × 3/2 से 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? जैसे यहाँ पर r² है और इस पे है 3/2, जब इसको गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2 × 3/2, क्या है? 2 3 6, आर पे हो जाएगा 6/2। 2 से काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 3, आर पे 3। हम डायरेक्ट काट दिए हैं, 2 से 2 काट दिए तो क्या हो जाएगा? 1/4πε0 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/4πε0 P/r³। यही होता है वायु द्विध्रुव आघूर्ण निरक्षीय स्थिति में। यही वायु द्विध्रुव आघूर्ण होता है निरक्षीय स्थिति में। उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा। नहीं समझ में आया होगा एक बार वीडियो फिर से देखिएगा, बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। एक एक चीज को बताएं, ठीक।